गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मकाम ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, कल हमने टोकन के 5 पॉइंट जो थे हमने पांचों पॉइंट कर लिए थे और लास्ट पॉइंट हमारा जो था वो था ऑपरेटर कि ऑपरेटर हम किसे कहते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए ऑपरेटर्स लास्ट जो पॉइंट हमने किया था वो किया था असाइनमेंट ऑपरेटर, पूरा हो गया था और ऑपरेटर्स हम सब कर चुके हैं क्योंकि ऑपरेटर्स काफ़ी बड़े थे तो हमने ऑपरेटर भी सब कर लिए थे। ठीक है बेटा, आज हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब होता है बेटा अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति किसे कहते हैं हम? ये देखिए एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति को समझाइए, यह अभिव्यक्ति किसे कहते हैं। तो देखिए मैं परिभाषा पढ़ रहा हूँ सामने। अभिव्यक्ति का निर्माण चर यानी वेरिएबल, कोमा, संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट, ऑपरेटर और कांस्टेंट से होता है। बेटा देखिए अभिव्यक्ति का निर्माण किससे होता है? एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन का निर्माण चर, संख्या और ऑपरेटर और कांस्टेंट से होता है। फिर लिखेंगे प्रत्येक एक्सप्रेशन में कम से कम एक चर व एक या एक से अधिक ऑपरेटर होने चाहिए। देखिए एक्सप्रेशन किसे बोलते हैं बेटा? अभिव्यक्ति को। अभिव्यक्ति कब बनती है? जब इसमें चर, डिजिट, ऑपरेटर और कांस्टेंट का उपयोग करते हैं और साथ ही साथ में हम इसके साथ में किसका उपयोग करते हैं बेटा? ऑपरेटर का उपयोग करता है। ठीक है, तो एक अभिव्यक्ति बन जाती है। तो देखिए अभिव्यक्ति मैंने बनाई है आपके सामने, ये उदाहरण ले लीजिए कि ए क्या है? एक ऑपरेंड है, मतलब एक वेरिएबल है और ये मैंने क्या लगा रखा है बेटा? इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा रखा है, प्लस प्लस। तो एक ऑपरेटर हो गया, एक चर हो गया और पीछे मैंने सेमीकोलन लगा दिया। तो बेटा ये क्या बन गई? एक अभिव्यक्ति बन गई। ठीक है बच्चों, क्या बन गई? ये एक अभिव्यक्ति बन गई। अब उसके बाद में देखिए मैंने थोड़ी बड़ी अभिव्यक्ति बनाई। क्या करी? थोड़ी सी बड़ी अभिव्यक्ति बनाई जिसमें मैंने क्या ले लिया? देखिए मैंने किसका यूज किया है? कंडीशनल ऑपरेटर का यूज किया है कि ए ब्रैकेट के अंदर ए ग्रेटर देन बी, फिर ब्रैकेट बंद, फिर मैंने क्वेश्चन मार्क, फिर ए, फिर मैंने कोलन बी लगा के डिवीजन का साइन लगाया, भाग का साइन लगाया, फिर मैंने अंदर एक्सप्रेशन एक और लिख दी और पीछे देखिए बाद में सेमीकोलन लगा दिया। तो मैंने कितनी बड़ी एक्सप्रेशन बनाई है आपके सामने। ठीक है, तो आप बड़ी भी एक्सप्रेशन बना सकते हो, छोटी भी एक्सप्रेशन बना सकते हो। ठीक है, अब देखिए एक्सप्रेशन के कार्य यानी अभिव्यक्ति के कार्य। तो पहला कार्य क्या होता है? इनफिक्स, फिर आता है पोस्ट फिक्स, इनफिक्स, फिर आता है प्रीफिक्स और उसके बाद में आता है पोस्ट फिक्स। मतलब हिंदी में मतलब होता है बेटा तत्व के मध्य में लगाना। क्या लगाना? तत्व के मध्य में लगाना, तत्व के पहले लगाना और तत्व के अंत में लगाना। ठीक है, ये जो नाम है बेटा ये इसके क्या होंगे? काम होंगे। अब देखिए हम अभिव्यक्ति के कार्य कैसे बताते हैं? जैसे देखिए इनफिक्स है, इनफिक्स में क्या होगा? इसका उपयोग तत्वों के मध्य किया जाता है। इनफिक्स का उपयोग क्या किया जाता है बेटा? तत्वों के मध्य। मतलब याद किए जब भी किसी वेरिएबल या डिजिट या ऑपरेटर या कांस्टेंट के साथ में हम कभी भी ऑपरेटर को मतलब पूरा बना के लिखते हैं ना इनको साथ में, तो चाहे एक वेरिएबल हो, चाहे एक ऑपरेटर हो, चाहे एक डिजिट हो और उसके पीछे हम सेमीकोलन लगा देते हैं तो वो अभिव्यक्ति बन जाती है। अब हमने ये देखो इनफिक्स बताया है कि एक्सप्रेशन कैसे कार्य करती है? इनफिक्स के द्वारा। मतलब ऑपरेटर का साइन बीच में है तो हम इसे क्या बोलेंगे? इनफिक्स कार्य हो रहा है। ठीक है, एक्सप्रेशन पे यानी अभिव्यक्ति पे हम कौन सा कार्य कर रहे हैं? इनफिक्स कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे दूसरा देखिए प्रीफिक्स, देखिए इसका उपयोग तत्वों के पहले किया जाता है। मतलब जब भी हम तत्वों के पहले किसी भी ऑपरेटर का उपयोग करेंगे बेटा तो उसे बोलेंगे प्रीफिक्स। क्या बोलेंगे? प्रीफिक्स। जैसे देखो लिखा मैंने प्लस प्लस मैंने आगे लगा दिया प्रीफिक्स और ये ए का मतलब क्या? ऑपरेंड। ऑपरेंड मतलब वेरिएबल। अब इसके बाद देखिए पोस्ट फिक्स। पोस्ट फिक्स में क्या? इसका उपयोग तत्वों के बाद किया जाता है। यानी देखिए ए के बाद में मैंने लगा दिया प्लस प्लस, ऑपरेटर बाद में लगा दिया तो क्या हो गया बेटा? पोस्ट फिक्स हो गया। इसी प्रकार से अब देखिए एक्सप्रेशन के प्रकार बेटा, एक्सप्रेशन के प्रकार।
तो सबसे पहला प्रकार क्या, अर्थमेटिक, लॉजिकल, रिलेशनल। और एक बात याद रखिए कि जो एक्सप्रेशन होती है वो सभी के साथ में यूज होगी, ऐसा नहीं है कि 3 ही हैं, और भी हैं, मगर हमारे बुक्स में इतने ही आए हुए हैं तो हम यही कर रहे हैं बेटा, ठीक है। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन देखिए, अर्थमेटिक का मतलब आपको पता ही था, मैंने आपको लास्ट पॉइंट में समझाया था कि अर्थमेटिक क्रियाएं करते हैं हम, यानी कैलकुलेशन करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए हमें अर्थमेटिक ऑपरेटर का उपयोग होता है, ठीक है। तो वही के वो इसमें लिखना बेटा, थोड़ा ज़्यादा कुछ नहीं। तो देखिए इसमें अंकगणितीय ऑपरेटर प्लस, माइनस, गुणा, परसेंटेज और भाग के साथ कांस्टेंट और वेरिएबल होते हैं। देखिए बेटा क्या होता है एक्सप्रेशन में, क्या कह रहे हैं, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन क्या कह रहे हैं, इसमें अंकगणितीय ऑपरेटर्स के साथ कांस्टेंट और वेरिएबल होते हैं। क्या क्या साथ में होते हैं बेटा, कांस्टेंट भी होंगे और वेरिएबल भी साथ में होंगे, ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, चिन्ह का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, होते हैं। इन सब का उद्देश्य अर्थपूर्ण गणना करना होता है। इनका अर्थ क्या होता है बेटा, अर्थपूर्ण गणना करना होता है। जैसे भाई कोई भी मैंने दी है, जो मैंने प्लस का यूज किया है, तो प्लस का अर्थमेटिक ऑपरेटर मैंने काम करेगा और उसे हम क्या बोलेंगे, अभिव्यक्ति बोलेंगे। गणना करना होता है, उसे अर्थमेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे देखिए a बराबर 10, b बराबर 25, और a प्लस 25 को मैंने जोड़ा तो कितना आ गया बेटा, 35 आ गया। तो ये क्या होती, मेरी एक एक्सप्रेशन थी, क्या थी, एक्सप्रेशन थी, जिसमें मैंने वेरिएबल काम में ले लिया, ठीक है, और ऑपरेटर काम में ले लिए, प्लस प्लस वाले। और प्लस का ऑपरेटर मैंने क्यों काम में लिया, क्योंकि मैं अर्थमेटिक एक्सप्रेशन बता रहा हूँ बेटा, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो लॉजिकल एक्सप्रेशन देखिए कि लॉजिक का मतलब आपको पता ही है कि तर्क करना, ठीक है। देखिए इसका उपयोग 2 या 2 से अधिक लॉजिक ऑपरेटर को जोड़ने में होता है। क्या कर रहा है ये, 2 या 2 से अधिक लॉजिक ऑपरेटर को जोड़ता है। लॉजिक एक्सप्रेशन का उत्तर हाँ या ना में आता है। अब देखिए लॉजिक, जब भी हम एक्सप्रेशन यूज करते हैं बेटा, तो आपको बताया था मैंने कि इसका जो आंसर होगा वो कैसे आएगा, हाँ या ना में, मतलब सत्य और असत्य में आएगा। हाँ और ना का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे सत्य और असत्य में आएगा। या तो आंसर सत्य होगा तो हाँ है, और अगर आंसर असत्य है तो ना है, ठीक है बेटा। जैसे देखिए एक एक्सप्रेशन है आपके सामने कि P8, Q5। अब मैंने क्या लिख दिया, P ग्रेटर देन Q। तो ये क्या है बेटा, एक्सप्रेशन मैंने बनाई इसकी, ठीक है, मैंने पीछे सेमीकोलन लगा के एक्सप्रेशन बनाया, कंडीशन में डाला, इसको शर्त में डाला। कंडीशन मतलब शर्त, और शर्त हम किससे चेक करते हैं, लॉजिक से चेक करते हैं, लॉजिकल एक्सप्रेशन से। तो शर्त में क्या हो गई, सत्य हो गई। अब मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया कि x बराबर 5, y बराबर 2, तो मैंने लिख दिया 5 ग्रेटर देन 2, तो भी सत्य है। अब मैंने नोट का यूज करा बेटा, किसका यूज किया है, कोई भी ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। देखिए लॉजिकल एक्सप्रेशन के अंदर हम कौन से ऑपरेटर यूज में कर ले रहे हैं, कोई भी ऑपरेटर काम में ले सकते हैं। मैंने नोट लगा दिया तो असत्य हो गया, ठीक है बेटा। तो अब इस प्रकार से हम करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। क्या करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर। तो देखिए रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं क्या बेटा, अभी हमने पहले क्लास में किए भी थे, ऑपरेटर्स और रिलेशनल तो पढ़े भी थे। अब सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम अभिव्यक्ति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अभिव्यक्ति कर रहे हैं। और अभिव्यक्ति में क्या होता है, सिर्फ हमें ये एक्सप्रेशन दे के बतानी होती है कि हमने ये एक्सप्रेशन कैसे काम में ली, ठीक है। जैसे ये वाली कि भाई मैंने इससे भी सेमीकोलन लगाया, एक्सप्रेशन लगा के बनाई। अब इसी प्रकार से देखिए आप रिलेशन एक्सप्रेशन में देखिए, इसका उपयोग 2 या 2 से अधिक रिलेशनल को जोड़ने में किया जाता है। अब देखिए इसका उपयोग क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक रिलेशन को जोड़ने में किया जाता है। मतलब यहाँ पे जोड़ने का मतलब है बेटा कि रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा क्या करता था, आपको पता है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल का साइन, नॉट इक्वल का साइन यूज करता था, इक्वल, लेस देन, इक्वल, ग्रेटर देन का यूज करता था। तो रिलेशनल ऑपरेटर कंपैरिजन करता है, मतलब तुलना करता है वेरिएबल के मध्य, यानी जो वेरिएबल दिए गए उनकी तुलना करेगा और उसके अनुसार ही फिर आंसर देगा, ठीक है। तो रिलेशनल एक्सप्रेशन देखिए, इसमें मैंने क्या लिया है बेटा कि 2 मैंने एक्सप्रेशन ले लिए, रिलेशनल ले लिए। देखो पहला रिलेशनल लिया है A ग्रेटर देन B, फिर दूसरा A ग्रेटर देन C, ये मेरे एक्सप्रेशन हो गए। और रिलेशनल ऑपरेटर मैंने काम में ये वाला ले लिया, ठीक है। अब देखिए इसके आगे देखिए कांस्टेंट। अब हम कांस्टेंट करेंगे, जो कांस्टेंट इंपॉर्टेंट भी है हमारा। रिलेशनल ऑपरेटर ये है, बच्चे ने लिख दिया था बेटा, ये देखिए
ये हमने यूज किया है लॉजिकल ऑपरेटर। क्या यूज किया है? लॉजिकल ऑपरेटर हमारा ये है, और ये हमारा रिलेशनल एक्सप्रेशन है बेटा। क्या है रिलेशनल एक्सप्रेशन? ये भी हमारा क्या है? रिलेशनल एक्सप्रेशन है। ठीक है बेटा, अब हम आते हैं कांस्टेंट के ऊपर। किसके ऊपर? कांस्टेंट के। कांस्टेंट किसे कहते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है और एग्जाम में पूछते भी हैं। कांस्टेंट क्या है? जिसे बोलते हैं हिंदी में स्थिरांक, मतलब स्थिर रहने वाला। तो देखिए कांस्टेंट डाटा टाइप की तरह होता है। पहले चीज़ की याद रखिए, कांस्टेंट किसी तरह होता है बेटा? डाटा टाइप की तरह होता है। क्यों होता है? क्योंकि कांस्टेंट सदैव डाटा टाइप के आगे ही यूज में लिया जाता है। इस बात को याद रखिए। कांस्टेंट भी एक डाटा टाइप की तरह होता है, मगर प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान कांस्टेंट का मान बदला नहीं जा सकता है। बस ये याद रखिए कि कांस्टेंट क्या होता है? डाटा टाइप की तरह ही होता है। ठीक है बेटा, मगर प्रोग्रामिंग के दौरान कांस्टेंट का मान बदला नहीं जाता। बस इतना ध्यान रखिए कि कांस्टेंट का जो मान होगा ना बेटा, कभी बदलेंगे नहीं। ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा, यानी कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा स्थिर होती है। जैसे देखिए मैंने कांस्टेंट डाटा टाइप है, मतलब कांस्टेंट भी एक प्रकार डाटा टाइप है। क्यों कहा मैंने ऐसा आपको? क्योंकि आप देखिए बेटा कि कांस्टेंट किसी भी डाटा टाइप के पहले लगेगा। जैसे देखिए इंटीजर है, डाटा टाइप है। अब इसके पहले मैंने क्या लगा दिया? कांस्टेंट लगा दिया। क्या लगा दिया? कांस्टेंट लगा दिया। तो ये जो इंटीजर की वैल्यू 5 है, ये प्रोग्रामिंग में बदलेगी नहीं, स्थिर रहेगी। क्योंकि हमें पता है कि कोई भी हम वेरिएबल लेते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है? प्रोग्रामिंग में बढ़ती है, कम ज़्यादा होती है। ठीक है बेटा, मॉडिफाई बोलते हैं इसको, कि मॉडिफाई होती है। मगर जब कांस्टेंट लगा देंगे तो 5 की वैल्यू 5 ही रहेगी। मैंने मेमोरी पर्दे से बताया। ठीक है, अगर अब मैं कहूँगा कि मैं कांस्टेंट इंटीजर x के साथ ही, जैसे x5 था और x के साथ ही 5 6 ले लिया, तो ये क्या होगा? जो x6 लिया मैंने, ये भी क्या होगा? 5 के पास में आ जाएगा, मतलब ऊपर आ जाएगा 5 के, मगर बदलेगा नहीं, 5 बदलेगा नहीं। मैं बताने का मतलब है कि अगर दूसरा भी कोई डाटा आपने सेम का सेम ले लिया है तो वो भी बदलेगा नहीं। ठीक है बेटा, अब देखिए कांस्टेंट का उपयोग हमेशा डाटा टाइप से पहले होता है। ये मैं देखो बता रहा हूँ आपको, कांस्टेंट का उपयोग हमेशा डाटा टाइप से पहले होता है, ये याद रखिए। अब देखिए कांस्टेंट के प्रकार, दो प्रकार के कांस्टेंट होते हैं बेटा। एक तो लिटरल कांस्टेंट होता है और एक सिंबॉलिक या सिंबल कांस्टेंट होता है। तो बेटा देखिए अपने लिटरल कांस्टेंट करते हैं, सिंबल कांस्टेंट अपने नहीं है, तो हम सिंबल कांस्टेंट नहीं करेंगे। ठीक है, अब लिटरल कांस्टेंट किसे कहते हैं? तो देखिए बेटा जो कांस्टेंट है वही लिटरल कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, देखिए कि लिटरल कांस्टेंट को फंडामेंटल कांस्टेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फंडामेंटल कांस्टेंट कहते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिटरल कांस्टेंट का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है, क्योंकि यह कांस्टेंट डाटा टाइप के साथ प्रयुक्त किया जाता है। देखिए कांस्टेंट बोलो या लिटरल कांस्टेंट बोलो, बात एक ही है। तो अब हम कह रहे हैं लिटरल कांस्टेंट क्या है बेटा, या कांस्टेंट क्या है? तो बस यही वही की परिभाषा है, याद रखिए कि ये भी क्या होता है? एक फंडामेंटल कांस्टेंट है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उपयोग किया जाता है, और इसका साथ डाटा टाइप के साथ में हम कर सकते हैं। मतलब लिटरल कांस्टेंट का उपयोग हम डाटा टाइप के साथ में कर सकते हैं, तो याद रखिए। अब देखिए बेटा लिटरल कांस्टेंट का मतलब समझिए आपको कि लिटरल कांस्टेंट या कांस्टेंट क्या होता है। मैंने बताया कि कांस्टेंट भी क्या है? डाटा टाइप के समान है। तो अब हम इसकी क्या बनाएंगे? एक टेबल बना लेंगे। क्या बनाएंगे? एक टेबल। अब देखिए टेबल में मैं आपको बता रहा हूँ कि लिटरल कांस्टेंट है पूरा। देखिए एक आपके सामने दिख रहा है, पूरी पिक्स है। कांस्टेंट सभी डाटा टाइप के साथ में आता है बेटा। किसके साथ में? सभी प्रकार के जो डाटा टाइप है उनके साथ में कांस्टेंट आता है। जैसे देखिए लिटरल कांस्टेंट यानी कांस्टेंट, देखिए प्राइमरी कांस्टेंट, प्राइमरी मतलब फंडामेंटल कांस्टेंट, फिर बूलियन कांस्टेंट और फिर सेकेंडरी कांस्टेंट। तो देखिए प्राइमरी मतलब फंडामेंटल कांस्टेंट के अंदर बेटा आप देखिए 3 प्रकार के डाटा टाइप आते हैं। जैसे हम डाटा टाइप करते थे तो हमने डाटा टाइप में पढ़ा भी था कि डाटा टाइप 3 प्रकार के होते हैं। पहला था फंडामेंटल डाटा टाइप, दूसरा था ड्राइव, फिर तीसरा था यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। तो कांस्टेंट में क्या करा है बेटा, बताया है कि एक तो प्राइमरी कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल कांस्टेंट, और जो दूसरा है वो है सेकेंडरी कांस्टेंट। बूलियन भी होता है कांस्टेंट के अंदर, इसका प्रकार, मगर वो हम बूलियन अभी नहीं पढ़ेंगे।
ठीक है। फिर देखिए प्राइमरी कांस्टेंट का मतलब कौन कौन से डाटा टाइप आते हैं इसके अंदर। इंटीजर कांस्टेंट आता है, कैरेक्टर रियल कांस्टेंट आता है जिसे फ्लोट कांस्टेंट बोलते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट आता है, ठीक है। और अब पता है आपको कि इंटीजर कांस्टेंट कितने प्रकार के हैं बेटा, डेसिमल है, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है। फिर फ्लोट यानी रियल कांस्टेंट कितने प्रकार के हैं, फ्लोट है, डबल है, लॉन्ग डबल है। और कैरेक्टर कांस्टेंट कितने प्रकार के हैं, सिंगल और स्ट्रिंग लिटरल, ठीक है। तो ये वही चीज़ है जो हमने डाटा टाइप का जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, डाटा टाइप पढ़ा था, ये वही कि वो इसी प्रकार से हैं। समझिए कि जितने भी डाटा टाइप हैं हमारे, जितने डाटा टाइप के प्रकार हैं, वही कि वो सभी प्रकार हमारे क्या बन गए हैं, कांस्टेंट के प्रकार बन गए हैं जो हम यूज में लेते हैं बेटा। अब देखिए उसके बाद में आता है सेकंड, आता है सेकेंडरी कांस्टेंट। तो सेकेंडरी कांस्टेंट में क्या आता है बेटा, एक तो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप आता है, ठीक है, और एक आता है ड्राइव डाटा टाइप कांस्टेंट, ठीक है। तो अब देखिए क्लास, स्ट्रक्चर, यूनियन और एनुमरेशन, ये आता है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप कांस्टेंट में आता है। और एरे, फंक्शन, पॉइंटर और रेफरेंस ये आता है अपने ड्राइव डाटा टाइप कांस्टेंट के अंदर। तो इनकी हम परिभाषा हमने पढ़ चुकी है, परिभाषा वही है, ये याद रखिए। कभी भी आपसे पूछ लो कि इंटीजर कांस्टेंट क्या है, बाई चांस पूछ लिया इंटीजर कांस्टेंट क्या है बेटा, तो अब आपको इतना ही लिखना है इंटीजर कांस्टेंट क्या होती है। कोई भी नंबर को जब हम कंप्यूटर प्रोग्राम में या प्रोग्राम बनाने में काम में लेते हैं, ठीक है बेटा, और हम उसकी वैल्यू को यानी उसके मान को बदलना नहीं चाहते हैं, तो हम इंटीजर कांस्टेंट डाटा टाइप का उपयोग करेंगे। क्योंकि देखिए इंटीजर की डेफिनेशन वही रहेगी, फ्लोट की डेफिनेशन वही रहेगी, कैरेक्टर की डेफिनेशन वही रहेगी, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप जो भी है और ड्राइव डाटा टाइप जो भी है बेटा, इनकी डेफिनेशन भी वही रहेगी। मगर क्या होगा, इनके साथ में हमने कांस्टेंट यूज में लिया है, तो कांस्टेंट जैसे यूज में आएगा तो इनका क्या होगा, प्रोग्रामिंग में इनका जो मान है यानी इनकी जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, बस कांस्टेंट इतना करता है और कुछ भी नहीं करता। जैसे देखिए छोटा प्रकार बता देता हूँ मैं आपको कि इंटीजर कांस्टेंट ले लिया, क्या ले लिया, इंटीजर कांस्टेंट। तो देखिए इंटीजर कांस्टेंट की जो परिभाषा हमने पढ़ी थी वो पढ़ते हैं आपस कि बिना दशमलव चिन्हों के अंकों का समूह जिन्हें प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान बदला नहीं जा सके उसे लिटरल इंटीजर कांस्टेंट कहते हैं। देखिए क्या होता है भाई, इंटीजर का मतलब क्या होता है, बिना दशमलव के चिन्हों का समूह यानी अंकों का समूह। मतलब जैसे मैंने ले लिया 7, 8, 10, 12 या 702 या 503 या 1005 या 10,005 या कुछ भी मैंने संख्या ले ली, ठीक है, नंबर संख्या ले ली, वो क्या हो गए, इंटीजर हो गए। अब उन इंटीजर का समूह है जो प्रोग्रामिंग के निष्पादन के दौरान बदला नहीं जा सके, ठीक है, उसे हम बोलेंगे इंटीजर कांस्टेंट। बस आपको ये याद रखनी है कि जो इंटीजर है वो नंबर लेता है, नंबरों का समूह होता है, ये आपको पता ही है। और इन नंबरों का समूह को हम प्रोग्रामिंग के दौरान बदल नहीं सकते हैं। क्यों नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि हमने इंटीजर के आगे कांस्टेंट यूज किया है। जैसे उदाहरण देकर समझा देता हूँ मैं आपको कि इंटीजर का यूज हम करते थे नॉर्मल, जैसे देखिए इंटीजर का मैं यूज कर रहा हूँ, नॉर्मल यूज कर रहा हूँ। इंटीजर ले लिया मैंने, दिख रहा है, इंटीजर ले लिया मैंने, ए बराबर 100 ले लिया समझ लो, बी बराबर 200 ले लिया, ठीक है, और मैं इसे कर देता हूँ ऐड और सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है। अब मैं इसकी जो वैल्यू है प्रोग्रामिंग में बदल भी सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ बेटा, बदल भी सकता हूँ, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो 300 आएगा, मगर मैं बदल के कम भी कर सकता हूँ, मेरी मर्जी, ठीक है। मगर अब मैं क्या कहता हूँ कि जो इसकी जो वैल्यू है, एक ए वेरिएबल की वैल्यू 100 है और बी वेरिएबल की वैल्यू 200 है, तो ये 200 और 200 जोड़ के 300 हो और प्रोग्रामिंग के दौरान बिल्कुल भी ना बदले, कोई भी ना बदले इसे, तो मैं इसके आगे क्या लगा देता हूँ, कांस्टेंट लगा देता हूँ, कीवर्ड कांस्टेंट जैसा कीवर्ड होता है कांस्टेंट, क्या होता है, कांस्टेंट कीवर्ड है जो हमने कीवर्ड में लिख लिया था। तो समझ में आ गई बात बेटा आपको, कांस्टेंट मैंने क्या बना दिया, कीवर्ड बना दिया, ये आपको समझ में आ गई बात। तो जो भी हम डाटा टाइप लेंगे ना उसके आगे हम कांस्टेंट लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा बेटा, वो कांस्टेंट इंटीजर या कांस्टेंट डाटा टाइप बन जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं, देखिए इंटीजर कांस्टेंट के प्रकार आपको पता ही है, डेसिमल है, ठीक है, ऑक्टल है, हेजा है, तो उसकी मीनिंग वही है भाई। देखो डेसिमल की मीनिंग क्या होती है, इसमें केवल 0 से 9 तक के अंक का उपयोग किया जाता है। डेसिमल का मतलब क्या होता है, 0 से 9 तक अंक में टोटल अंक मिलाएंगे तो 10 अंक हो जाएंगे, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 और फिर 9 अंक। तो ये 9 अंक हम लेंगे तो कितने अंक हो जाएंगे, टोटल 10 अंक हो जाएंगे। और डेसिमल का मतलब क्या होता है बेटा, 10 अंक, इसका कुल अंक 10 होते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार से ऑक्टल देखिए कि ऑक्टल में 8 अंक होते हैं,
और हेक्साडेसिमल में 16 अंक होते हैं बेटा, ये मैंने 11वीं में आपको लिखा चुका हूँ पूरा अच्छी तरह से, ठीक है। तो अब इसके आगे देखते हैं, छोटी छोटी टॉपिक था, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैं आपको बताऊँ। अब उसके बाद आता है डाटा टाइप, आता है फ्लोट या रियल डाटा टाइप। अब देखिए फ्लोट या रियल डाटा टाइप क्या होता है बेटा, इसका उपयोग दशमलव वाले अंकों को प्रोग्राम में लिखने के लिए किया जाता है। भाई दशमलव वाले अंक जो भी हम लेंगे, जो फ्लोट में 5.8 या 8820.53 ऐसा कोई भी पॉइंट हम लेते हैं, दशमलव चिन्ह लेते हैं, तो हम रियल या फ्लोट का उपयोग करते हैं। मगर अब क्या आ रहा है, साथ में कांस्टेंट आ रहा है, तो कांस्टेंट मतलब क्या होगा, देखिए फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट के माध्यम से दशमलव चिन्हों को चिन्ह हो सकते हैं, दशमलव चिन्हों के पहले और बाद में आ सकते हैं। मतलब दशमलव चिन्ह क्या होता है, वैल्यू के पहले और बाद में भी आ सकते हैं, ठीक है बेटा। और इससे क्या होगा, दशमलव चिन्हों को चिन्ह हो सकते हैं, दशमलव चिन्हों के पहले और बाद में आ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या लिखेंगे आगे, एक लाइन और लिखेंगे जो हम हमेशा लिखते हैं कि कांस्टेंट इनके मान को बदलने नहीं देता, कांस्टेंट फ्लोट के मान को प्रोग्रामिंग के दौरान बदलने नहीं देता है। बस बेटा इतना लिखेंगे कि कांस्टेंट फ्लोट के मान को प्रोग्रामिंग के दौरान बदलने नहीं देता है। बस इतना याद रखिए बेटा आप कि जो भी चीज़ है, जो उसकी परिभाषा है वो तो हम लिखेंगे, और साथ ही साथ में फ्लोट के बारे में लिख देंगे कि फ्लोट क्या करता है, ठीक है, कि फ्लोट क्या करता है, भाई उसके मान को प्रोग्रामिंग के दौरान बदलने देता है। ये लाइन आप सब में लिख सकते हो, जब भी आपके साथ में फ्लोट का कांस्टेंट का नाम आए, या आप कांस्टेंट का नाम लिख सकते हो। फिर देखिए कैरेक्टर कांस्टेंट में क्या आता है, प्रोग्रामिंग में कैरेक्टर सेट को निष्पादित के दौरान बदला नहीं जा सकता है। बस वही की बात है बेटा कि कैरेक्टर सेट को क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग के दौरान या निष्पादन के दौरान बदला नहीं जा सकता है, ठीक है। अब देखिए सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट होता है और डबल कैरेक्टर कांस्टेंट होता है। देखिए सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट क्या कहता है, ये केवल एक अक्षर का बना होता है। एक अक्षर मतलब देखिए ये वाला, ये इंटीजर ए है, इस ए के ऊपर मैंने कॉमा लगाया है, ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, ठीक है। बना होता है किसी भी कैरेक्टर सेट के अक्षरों के दोनों तरफ सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट का चिन्ह लगा होता है। क्या होता है भाई, सिंगल कैरेक्टर का चिन्ह लगा होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट। और वही लाइन लिख दो कि कांस्टेंट सिंगल कैरेक्टर के मान को प्रोग्रामिंग में बदलने नहीं देता। वो जो लाइन मैंने ऊपर लिखी थी वही को नीचे लिख देते हैं कि भाई कांस्टेंट सिंगल कैरेक्टर के मान को प्रोग्रामिंग के दौरान बदलने नहीं देता है। इतना आपको बच्चों लिखना है कि क्या लिखेंगे हम कि कांस्टेंट सिंगल कैरेक्टर के मान को प्रोग्रामिंग के दौरान बदलने नहीं देता है। यही हमें क्या लिखनी है, बार बार ये लाइन लिखनी है, जो भी हम कांस्टेंट का कोई नाम आ जाए तो, ठीक है बेटा। इसी प्रकार से हमारा क्या था, आगे का जो टॉपिक था वो था स्ट्रिंग कैरेक्टर। स्ट्रिंग कैरेक्टर में क्या होता है बेटा, डबल कोटेशन मार्क आता है, जो कि मैंने आपको बता चुका हूँ। फिर भी देख लेते हैं एक बार। देखिए क्या है, ये केवल एक अक्षर का बना होता है जो किसी भी कैरेक्टर सेट के अक्षरों के दोनों तरफ डबल कोटेशन मार्क का चिन्ह लगा होता है। मतलब कहते हैं कि
स्ट्रिंग कैरेक्टर कांस्टेंट का उपयोग करते हैं तो बेटा उदाहरण देखते हैं अपन, ऐसे लिखते हैं ऐसे कि मैंने लिख दिया कैरेक्टर, डाटा टाइप ले लिया। अब कांस्टेंट यूज में ले रहा हूँ मैं तो सॉरी कांस्टेंट आगे ले लेता हूँ, उदाहरण कांस्टेंट मैंने आगे ले लिया, कांस्टेंट मैंने आगे लिख दिया। अब मैं क्या लिखूंगा कैरेक्टर, अब मैं लिखूंगा स्ट्रिंग, क्या लिखूंगा बेटा स्ट्रिंग में लिख दूंगा, डबल स्ट्रिंग है तो हेलो, ये लिख दिया मैंने। समझ में बात आपको, मैंने क्या कर दिया हेलो लिख दिया। तो अब वही परिभाषा है कि कांस्टेंट स्ट्रिंग कैरेक्टर के मान को प्रोग्रामिंग के दौरान बदला नहीं जा सकता है। और स्ट्रिंग कैरेक्टर कांस्टेंट जब भी आए बेटा तो कहेंगे कैरेक्टरों के अक्षरों का समूह होता है जिसके दोनों तरफ डबल कोटेशन मार्क होता है। डबल कोटेशन मार्क को बोलते विराम चिन्ह होता है। जैसे देखिए ये हेलो है, हेलो के आगे और पीछे है मैंने क्या लिखा है डबल कोटेशन मार्क लिखा है। तो ये इसका मतलब क्या हो गया, हेलो क्या है बेटा अक्षरों का समूह हो गया, क्योंकि देखिए इसमें एच है, ई है, डबल एल है, ओ है, अलग अलग वर्ड है तो इनका सब एक साथ मिलकर वर्ड बन गया तो इसको हम क्या बोलते हैं अक्षरों का समूह। और इसके आगे और पीछे हमने लगा दिया है कोटेशन मार्क जिससे कि इसके मान को बदल नहीं सकते हैं और इसे ही हम कहते हैं स्ट्रिंग कैरेक्टर कांस्टेंट। ठीक है, अब हम कल पढ़ेंगे डाटा टाइप किसे कहते हैं और डाटा टाइप के प्रकार। ठीक है बच्चों।